कल्पना कीजिए, ओडिशा के एक छोटे से शहर से एक 17 साल का लड़का निकलता है। उसके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं है, कोई खानदानी पैसा नहीं है, बस एक आइडिया है कि भारत के जो बिखरे हुए सस्ते होटल हैं, उन्हें टेक्नोलॉजी और सिस्टम से सुधारा जा सकता है। ये एक ऐसा आइडिया था जिसे सुनकर शायद ज्यादातर लोगों ने सोचा होगा, ये बच्चा क्या कर लेगा। और यही यही सोच सबसे बड़ी गलतफहमी थी। आज हम उसी लड़के रितेश अग्रवाल और उनकी बनाई कंपनी ओयो की कहानी की परतों को खोलने वाले हैं। ये सिर्फ एक और स्टार्टअप की सफलता की कहानी नहीं है। ये कहानी है जिद की, तूफानी रफ्तार से बढ़ने की और फिर उस एक चीज की तलाश की जो इस सफर में सबसे ज्यादा दांव पर लग गई, भरोसा। बिल्कुल। हमारी आज की पड़ताल रितेश अग्रवाल, ओडेसिटी, ओयो एंड द क्वेस्ट फॉर ट्रस्ट शीर्षक वाले लेख के अंशों पर आधारित है। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि क्यों हुआ। इस कहानी के वो कौन से मोड़ थे जिन्होंने इसे बनाया, बिगाड़ा और शायद अब एक नई शक्ल दे रहे हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कहानी की जड़ें हैं ओडिशा के एक छोटे से शहर में, एक ऐसी जगह जहां जिंदगी का पैमाना अक्सर परिवार की दुकान और एक सुरक्षित भविष्य होता है। रितेश अग्रवाल इसी माहौल में पले बड़े हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनमें कुछ बनाने और बेचने की एक बेचैनी थी, जैसे किशोर उम्र में सिम कार्ड बेचना। आपको क्या लगता है, इस शुरुआती तजुर्बे ने उनकी सोच को कैसे गढ़ा होगा? ये बहुत बहुत अहम सवाल है। देखिए, उनकी उद्यमशीलता किसी एमबीए कॉलेज के क्लासरूम से नहीं आई। वो जमीनी हकीकत से निकली थी। जब आप सिम कार्ड बेचते हैं तो आप सीधे ग्राहक से बात करते हैं। आप मोल भाव सीखते हैं। आप समझते हैं कि लोगों को असल में क्या चाहिए। ये वो प्रैक्टिकल ज्ञान है जो आपको कोई किताब नहीं सिखा सकती। और ये एक जुगाड़ वाली मानसिकता भी बनाता है। मतलब कम संसाधनों में ज्यादा काम कैसे करना है। और ओयो के शुरुआती दिनों में यही मानसिकता बहुत काम आई। और फिर 2011 में वो दिल्ली आ गए कॉलेज के लिए। लेकिन जैसा कि सोर्स बताता है, कॉलेज उनके लिए एक लैब बन गया। उन्होंने वहां एक बहुत बड़ी समस्या को पकड़ा, भारत का बजट होटल बाजार। मतलब हम सबने कभी ना कभी इसका अनुभव किया है। वेबसाइट पर तस्वीरें कुछ और असल में गंदे बिस्तर, टपकता नल और कोई सुनने वाला नहीं। हाँ, लेकिन ये समस्या तो सबको दिख रही थी। हजारों लोग रोज इससे जूझ रहे थे। रितेश में खास बात यह थी कि उन्होंने इसे सिर्फ एक परेशानी के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे अवसर के तौर पर देखा जिसे सुलझाया जा सकता है। ज्यादातर लोग बस शिकायत करके आगे बढ़ जाते थे। उन्होंने रुककर सोचा, इसे ठीक कैसे किया जाए। और इसी सोच ने उन्हें एक ऐसे मौके तक पहुंचाया जो किसी सपने जैसा लगता है। सिर्फ 19 साल की उम्र में उन्हें थील फेलोशिप मिली। एक मिनट, मतलब 19 साल की उम्र में कोई कह रहा था कि पढ़ाई छोड़ो और ये $1 लाख लेकर अपनी कंपनी बनाओ। ये तो किसी भी भारतीय माता पिता का सबसे बुरा सपना होगा, है ना? हिम्मत तो चाहिए ही थी, लेकिन हमें इस फेलोशिप की फिलॉसफी को समझना होगा। ये सिर्फ पैसा नहीं था। ये एक तरह से सार्वजनिक रूप से असफल होने का लाइसेंस था। पीटर थिल का आइडिया था कि कुछ सबसे अच्छे आइडिया कॉलेज के बाहर पनपते हैं। तो उन्होंने कहा, जाओ कुछ बड़ा करने की कोशिश करो, और अगर तुम फेल भी हो गए तो वो फेलियर एक तजुर्बे का मेडल होगा, शर्म की बात नहीं। और ओरेविल, जो ओयो से पहले उनका पहला प्रयास था, वो इसी लाइसेंस का नतीजा था। और ओरेवल असफल हुआ, तो उस नाकामी से जो सबक मिला, क्या वो सिर्फ ये था कि हमें स्टैंडर्डाइज करना है, या उससे भी गहरा कुछ था? मतलब वो सिर्फ होटलों को अपनी वेबसाइट पर लिस्ट करता था। उसकी असफलता ने रितेश को सिखाया कि समस्या सिर्फ होटलों को ढूंढने की नहीं है, बल्कि अनुभव की है। ग्राहक को ये नहीं पता कि होटल सनशाइन कैसा होगा, लेकिन अगर उसे ओयो का टैग दिखे तो उसे पता होना चाहिए कि उसे क्या मिलेगा। साफ चादरें, काम करता हुआ एसी और साफ बाथरूम। समस्या खोज की नहीं, भरोसे की थी। और यहीं से असली कहानी शुरू हुई। और इसी भरोसे के वादे पर ओयो का जन्म हुआ। ओरेवल से ओयो तक का ये सफर, जिसे स्टार्टअप की दुनिया में पिविट कहते हैं, ये सिर्फ नाम बदलना था या सोच में जमीन आसमान का फर्क था? ये सोच में 180 डिग्री का बदलाव था। ये कहने जैसा था कि हम सिर्फ एक टेक्नोलॉजी कंपनी नहीं हैं, हम एक हॉस्पिटैलिटी कंपनी है जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। उन्होंने सिर्फ होटलों को लिस्ट करना बंद कर दिया। अब वो पार्टनर बन गए। उन्होंने एक चेकलिस्ट बनाई, शायद 150 पॉइंट की, जिसमें बिस्तर के साइज से लेके पानी के प्रेशर तक सब कुछ था।
तो एक बैकपैकर या छोटे शहर से आए यात्री के लिए ये तो किसी लग्जरी जैसा वादा था, वो भी बजट कीमत पर। बिल्कुल। और यही ओयो की शुरुआती कामयाबी का राज था। उनकी प्रतिभा टेक्नोलॉजी में उतनी नहीं थी जितनी प्रोडक्ट की फ्रेमिंग में थी। उन्होंने एक बिखरे हुए अनब्रांडेड बाजार को एक ब्रांडेड भरोसेमंद अनुभव में बदल दिया। और छोटे होटल मालिकों के लिए भी एक सुनहरा मौका था। जो होटल पहले सिर्फ अपने मोहल्ले के ग्राहकों पर निर्भर था, वो अब ओयो के नेटवर्क के जरिए पूरे देश के ग्राहकों तक पहुंच सकता था। ओयो एक तरह से मॉम एंड पॉप होटलों के लिए एक फ्रेंचाइजी जैसा बन गया। लेकिन ये सब कागज पर सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना राहत नहीं होगा। इन छोटे होटल मालिकों को जो सालों से अपनी तरीके से काम कर रहे थे, उन्हें इस नए मॉडल के लिए मनाना वो तो बहुत मुश्किल रहा होगा। बहुत ज्यादा। शुरुआत में उन्हें बहुत ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ा। होटल मालिकों को लगता था कि ये कोई नया बिचौलिया है जो उनका मुनाफा खा जाएगा। लेकिन रितेश और उनकी टीम ने जमीन पर उतरकर काम किया। वो एक एक होटल मालिक के पास गए, उन्हें डेटा दिखाया कि कैसे उनकी बुकिंग बढ़ सकती है और एक बहुत ही आक्रामक ऑनबोर्डिंग प्लान बनाया। शुरुआती दौर में उन्होंने भारी डिस्काउंट भी दिए ताकि ग्राहक आएं और होटल मालिकों को मॉडल की ताकत दिखे। और जब नतीजे दिखने लगे तो जाहिर है निवेशकों का ध्यान भी गया होगा। ध्यान गया और ऐसा गया कि पैसों की बारिश होने लगी। एक के बाद एक फंडिंग राउंड्स हुए, लेकिन असली गेम चेंजर था सॉफ्ट बैंक का आना। सॉफ्ट बैंक का पैसा मिलना तो किसी भी स्टार्टअप के लिए रॉकेट फ्यूल जैसा है, लेकिन क्या इस फ्यूल के साथ ये दबाव भी आता है कि अब आपको सिर्फ उड़ना नहीं बल्कि सौर मंडल के बाहर जाना है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सॉफ्ट बैंक का निवेश सिर्फ पैसा नहीं होता, वो एक विचारधारा है, ग्रोथ एट एनी कॉस्ट। इसका मतलब था कि अब ओयो को भारत का सबसे बड़ा होटल चेन बनकर संतुष्ट नहीं होना था, उसे दुनिया का सबसे बड़ा होटल चेन बनना था, और वो भी कल। इसी पैसे और दबाव ने ओयो को भारत से निकालकर चीन, यूरोप, अमेरिका और दुनिया के 80 देशों तक पहुंचा दिया। रफ्तार इतनी तेज थी कि सांस लेने की फुर्सत नहीं थी। और 2019 आते आते ओयो अपने शिखर पर था। अरबों डॉलर की वैल्यूएशन, ग्लोबल मौजूदगी और रितेश अग्रवाल स्टार्टअप जगत के पोस्टर बॉय। सब कुछ सही जा रहा था। तो फिर गलत क्या हुआ? ये बुलंद इमारत हिलने कैसे लगी? पहली दरार कहाँ दिखी? पहली और सबसे गहरी दरार वहीं दिखी जहां ओयो की नींव रखी गई थी, होटल मालिकों के साथ रिश्ते में। जिस तेज रफ्तार से कंपनी बढ़ रही थी, उसी रफ्तार से समस्याएं भी। हफ्तों में हजारों प्रॉपर्टीज जोड़ने की होड़ में सिस्टम चरमरा गया। होटल मालिकों की शिकायतें आने लगीं कि उन्हें समय पे भुगतान नहीं मिल रहा, कॉन्ट्रैक्ट्स में छिपी हुई शर्तें हैं, और ओयो के कर्मचारी उनकी सुनते नहीं हैं। मतलब जिस भरोसे पे ये पूरा मॉडल बना था कि हम पार्टनर हैं, वही टूटने लगा था, बिखरने लगा था। हाँ, बिखरने लगा था। यहां एक क्लासिक स्टार्टअप गलती दिखती है। स्केल करने की रफ्तार इतनी तेज थी कि उन्होंने ग्रोथ को क्वालिटी से ज्यादा जरूरी मान लिया। लेकिन हॉस्पिटैलिटी में आपका प्रोडक्ट भरोसा ही है। जब भरोसा टूटता है तो आपका पूरा ढांचा ढह जाता है, चाहे आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो। क्वालिटी कंट्रोल भी हाथ से निकल गया। और कमरे भरने के लिए भारी डिस्काउंट्स का जो सिलसिला चल रहा था, उसका कंपनी की आर्थिक सेहत पर क्या असर पड़ रहा था? वो पैसा पानी की तरह बहा रहे थे। हर कोई बस एक ही चीज के पीछे था, अगला वैल्यूएशन। किसी ने ये नहीं पूछा कि क्या ये बिजनेस असल में पैसा कमा भी रहा है। कैश बर्न आसमान छू रहा था। ये समस्याएं सिर्फ पीआर का सरदर्द नहीं थी, ये कंपनी के ऑपरेटिंग मॉडल के दिल में थी। ओयो को कानूनी नोटिस मिलने लगे, मालिकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। और जब लग रहा था कि चीजें इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकती, तभी दुनिया पर एक ऐसी आपदा आई जिसने सब कुछ रोक दिया। कोविड-19 महामारी। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए तो ये कयामत जैसा था। ये एक अस्त व्यस्त हो चुके सिस्टम पर उन परमाणु बम गिरने जैसा था। रातों रात यात्रा बंद हो गई, होटल खाली हो गए और ओयो का राजस्व लगभग शून्य पर आ गया। ये रितेश और उनकी कंपनी के लिए एक अस्तित्व का संकट था। उनके सामने एक ही रास्ता था, या तो बदलो या खत्म हो जाओ। और उन्होंने बदलाव का रास्ता चुना। लेकिन वो बदलाव कैसा था? तो वो बदलाव बहुत सख्त और दर्दनाक था। उन्हें हजारों कर्मचारियों को निकालना पड़ा, कई देशों में अपना ऑपरेशन बंद या छोटा करना पड़ा। लेकिन उस संकट ने उन्हें वो सबक सिखाया जो शायद अच्छी खबरों के दौर में वो नहीं सीख पा रहे थे। ग्रोथ एट एनी कॉस्ट की मानसिकता को छोड़कर एक टिकाऊ व्यापार बनाने पर ध्यान देना पड़ा। अब फोकस वैल्यूएशन से हटकर यूनिट इकोनॉमिक्स, कैश फ्लो और मुनाफे पर आ गया था। तो सर्वाइवल के बाद अब बारी थी खुद को फिर से साबित करने की। और यहीं से ओयो के आईपीओ लाने की कहानी शुरू होती है, जो अपने आप में किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं रही है।
उन्होंने कोशिश की, फिर योजना टाल दी, फिर दोबारा कोशिश की। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पब्लिक मार्केट प्राइवेट मार्केट से बहुत अलग होता है। प्राइवेट निवेशक आपकी ग्रोथ की कहानी पर पैसा लगाते हैं, लेकिन पब्लिक मार्केट आपसे सिर्फ कहानी नहीं बल्कि नतीजे मांगता है। वो आपकी बैलेंस शीट देखता है, आपका मुनाफा देखता है और आपके गवर्नेंस के तरीकों को जांचता है। ओयो की पिछली समस्याओं, विवादों और लगातार हो रहे घाटे की वजह से निवेशकों के मन में बहुत सारे सवाल थे। और यहाँ पर हम कहानी के उस केंद्रीय विषय पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी, ट्रस्ट यानी भरोसा। ऐसा लगता है कि ये सारी चुनौतियां, चाहे वो आईपीओ की हों या होटल मालिकों की, सब इसी एक शब्द पर आकर टिक जाती हैं। बिल्कुल, ये विवाद सिर्फ अखबारों की सुर्खियां नहीं थे। ये ओयो के मूल वादे के लिए एक सीधा खतरा थे कि वो ग्राहकों और होटल मालिकों दोनों के लिए एक भरोसेमंद पार्टनर है। इस भरोसे को फिर से बनाना सिर्फ एक अच्छा विज्ञापन कैंपेन चलाने जैसी चुनौती नहीं है, ये एक ऑपरेशनल चुनौती है। आपको जमीन पर काम करके अपने वादे निभाकर ये भरोसा दोबारा जीतना होगा। तो क्या कंपनी अब इसी दिशा में काम कर रही है? उनकी मौजूदा रणनीति क्या है? हाँ, पिछले कुछ समय से यही कोशिश दिख रही है। अब जोर बेहतर यूनिट इकोनॉमिक्स, कैश बर्न कम करने और मुनाफे पर है। वो कम वैल्यूएशन पर नए फंडिंग राउंड भी जुटा रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि अब हवाई बातों की जगह जमीनी हकीकत पर ध्यान है। जो व्यक्ति कभी सबसे ऊंची वैल्यूएशन के पीछे भागता था, अब वो एक स्थिर और मुनाफे वाले बिजनेस के पीछे भाग रहा है। इस पूरी कहानी में रितेश अग्रवाल का व्यक्तित्व एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। सोर्स उन्हें अधीर, लेजर केंद्रित और आलोचना से न डरने वाला बताता है। क्या आपको लगता है कि उनकी यही जिद, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, वही कहीं ना कहीं उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गई? शायद इसी जिद ने तेज ग्रोथ की अंधी दौड़ में उन्हें उन छोटी छोटी दरारों को नजरअंदाज करने पर मजबूर किया, जो बाद में बड़ी खाई बन गई। उनकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो इस पूरी कहानी को समेटते हुए हम क्या कह सकते हैं? ये एक ऐसे अंडरडॉग की कहानी है जिसने एक बहुत बड़ी ग्लोबल मशीन बनाई और फिर उसे ये दर्दनाक एहसास हुआ कि किसी भी व्यवसाय की असली नींव अखबारों की सुर्खियों या वैल्यूएशन के नंबरों में नहीं होती, बल्कि उसके संचालन, उसके लोगों के साथ व्यवहार और उसकी निष्पक्षता में होती है। और ओयो का भविष्य पूरी तरह से इसी पर निर्भर करता है। क्या वो उस टूटे हुए भरोसे को फिर से बना सकते हैं? क्या वो अपने होटल मालिकों के साथ संबंधों को वाकई में एक साझेदारी में बदल सकते हैं? और सबसे जरूरी, क्या वो लगातार मुनाफा कमाकर ये साबित कर सकते हैं कि उनका बिजनेस मॉडल टिकाऊ है? बाजार अब वादों पर नहीं बल्कि नतीजों पर यकीन करेगा। तो श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार, अगर रितेश अग्रवाल सफल होते हैं तो ये एक छोटे शहर की जिद से शुरू होकर तूफानों से गुजरकर एक परिपक्व पब्लिक कंपनी तक पहुंचने की एक शानदार वापसी की कहानी होगी। और अगर नहीं भी, तो भी ये कहानी हर नए उद्यमी को एक अमूल्य सबक सिखाएगी कि किसी चीज़ को जुनून से बनाना जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी ये जानना भी है कि जो टूट जाता है उसे सब्र और ईमानदारी से कैसे जोड़ा जाता है। अगर आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, मंथन टॉक्स को सब्सक्राइब करें और हमें जरूर बताएं कि आप और किन विषयों पर ऐसी गहरी पड़ताल देखना चाहेंगे।